नमस्कार, मैं रविश कुमार। अदानी की कहानी में कोयला आ गया है। फिर से विनोद अदानी भी आ गए हैं। नया सवाल यह आया है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के आवंटन रद्द करने के बाद भी अदानी के लिए नियमों में बदलाव किए गए ताकि उन्हें जिस खदान का ठेका मिला था उसका कारोबार चलता रहे। सवाल है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बाकी के खदान बंद कर दिए गए तो एक कंपनी का खदान क्यों चलता रहा। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की खोजी रिपोर्ट आई है और फोर्ब्स पत्रिका में फिर से गौतम अदानी पर रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट पर अदानी समूह ने जवाब भी दिया है। कहा है कि कोयला खदान से संबंधित सभी कॉन्ट्रैक्ट नियमों के तहत मिले हैं। अच्छी बात है कि अदानी समूह ने जवाब दिया है, मानहानि नहीं की है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने प्रधानमंत्री कार्यालय, नीति आयोग और कोयला मंत्रालय से भी जवाब मांगा था, मगर उन्हें जवाब नहीं मिला है। आपको बता दें कि इस वीडियो का इस्तेमाल हम प्रतीकात्मक रूप से कर रहे हैं, जिसका मतलब यह हुआ कि यह वीडियो अदानी समूह के कोयला खदान का नहीं है, किसी दूसरे खदान का है। आज हम जिस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं वो रिपोर्टर्स कलेक्टिव के पत्रकार श्री गिरिजेश जलिहल और कुमार संभव की है। यह रिपोर्ट अल जजीरा की वेबसाइट पर छपी है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने 204 कोयला खदानों को निरस्त कर दिया। ये सभी 1993 से लेकर 2010 के बीच आवंटित किए गए। हो यह रहा था कि राज्य सरकार की कंपनियों को खदान मिलता था। वो कंपनियां प्राइवेट कंपनियों को गुप्त ठेके के आधार पर सौंप दिया करती थी। मुनाफा प्राइवेट कंपनियों की जेब में जा रहा था। इसी कड़ी में 2008 में एक कॉन्ट्रैक्ट अदानी समूह को भी मिलता है, मगर अदानी समूह का काम चलता रहे इसके लिए मोदी सरकार नियमों में एक अपवाद का सहारा लेती है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने लिखा है कि उस खदान से अदानी समूह आज तक 80 मिलियन टन कोयला निकाल चुका है। रिपोर्टर्स ने कई दस्तावेज खंगाले हैं, उन्हें इस सवाल का जवाब नहीं मिला है कि सरकार ने अकेले अदानी समूह के लिए यह छूट क्यों दी। सरकारी कागजों के अध्ययन से पता चलता है कि सरकार के बड़े अफसरों ने इस डील को अनुचित बताया था। 2014 के चुनावों में नरेंद्र मोदी का वादा था कि सरकार में आते ही सारे खदानों की फिर से नीलामी की जाएगी और पारदर्शी तरीके से होगी। लेकिन इस रिपोर्ट में दिखाया गया है कि नई सरकार में भी निजी कंपनियों को कॉम्पिटिटिव बिडिंग की प्रक्रिया से छूट मिलती रही है, यानी टेंडर में कोई दूसरी कंपनी ना हो, इसका इंतजाम कई और तरीके से कर दिया जाता है ताकि पसंद की कंपनी को ही ठेका मिल जाए। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि देश में अमृतकाल चल रहा है। कांग्रेस कहती है कि देश में मित्रकाल चल रहा है। 15 अगस्त 2022 के दिन प्रधानमंत्री ने लाल किले से दो बातें कही। कहा कि अमृतकाल की दो बड़ी चुनौतियां हैं, एक भ्रष्टाचार और दूसरा भाई भतीजावाद। क्या अदानी समूह को लेकर जो खबरें छप रही हैं वो भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के दायरे में नहीं आती हैं? प्रधानमंत्री के भाषण का सार है, जहां वे कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार देश को दीमक की तरह खोखला कर रहा है, उससे देश को लड़ना ही होगा। हमारी कोशिश है कि जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना भी पड़े, हम इसकी कोशिश कर रहे हैं। जब मैं भाई भतीजावाद और परिवारवाद की बात करता हूं तो लोगों को लगता है मैं सिर्फ राजनीति की बात कर रहा हूं। दुर्भाग्य से राजनीतिक क्षेत्र की उस बुराई ने हिंदुस्तान के हर संस्थान में परिवारवाद को पोषित कर दिया है। मेरे देश के नौजवानों, आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपके सपनों के लिए मैं भाई भतीजावाद के खिलाफ लड़ाई में आपका साथ चाहता हूं। क्या वाकई प्रधानमंत्री भाई भतीजावाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं? तब तो उन्हें ही बताना चाहिए कि आज जो खबर छपी है उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। गौतम अदानी और विनोद अदानी को लेकर जो भी छप रहा है वो क्या भाई भतीजावाद नहीं है? क्या भाई भतीजावाद में मित्रवाद नहीं आता है? रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने केवल अदानी समूह के कोयला खदान को लेकर सवाल नहीं उठाए हैं, बल्कि अदानी समूह पर तो आज रिपोर्ट छपी है। 27 फरवरी को जो खबर आई थी उस पर तो प्रधानमंत्री ही बता सकते हैं कि एक ही कंपनी अपनी कई कंपनियां बना ले और टेंडर भर दे और बाकी कोई दूसरी कंपनी ना आए, तो क्या यह भाई भतीजावाद नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है? अगर हमारे सवालों के जवाब नहीं दे सकते तो कम से कम आप ये सवाल अक्षय कुमार से कहकर पूछवा लीजिए, क्या पता प्रधानमंत्री जवाब दे दें।
27 फरवरी की इस रिपोर्ट को आप पढ़ सकते हैं, जिसमें रिपोर्टर्स कलेक्टिव के रिपोर्टरों ने बताया है कि आरपी संजीव गोयनका समूह की कंपनी बंगाल के कोयला खदान के लिए टेंडर में भाग लेती है। गोयनका समूह की ही अलग अलग कंपनियां हिस्सा लेती हैं। यह गलत है, क्योंकि टेंडर का मतलब होता है अलग अलग कंपनियां हिस्सा लें, जिसके रेट से सरकार को ज्यादा फायदा हो, ठेका उसे मिले। लेकिन इसकी जगह अगर एक ही कंपनी की कई कंपनियां अलग अलग नाम से हिस्सा ले लें तो वह टेंडर संदिग्ध हो जाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार इस समूह की एक कंपनी ने 2 दिन पहले एक शेल कंपनी का अधिग्रहण कर लिया और वो टेंडर में भाग लेने आ गई। सरिसा टोली खदान के टेंडर में कई प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया गया है। सीएजी यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने इसके साथ साथ 10 अन्य खदानों के टेंडर को लेकर सवाल उठाए थे। सीएजी ने इलेक्ट्रॉनिक टेंडर की समीक्षा की थी और इसकी रिपोर्ट 2016 में संसद को सौंप दी थी। इस रिपोर्ट के लिए रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने सभी पक्षों से जवाब मांगा, मगर रिपोर्ट में लिखा है कोयला मंत्रालय, सीएजी और आरपीएस गोयनका ग्रुप ने कोई जवाब नहीं दिया। सीएजी ने भी इशारा कर दिया, इसके बाद भी काम चलता रहा। अब तो सुप्रीम कोर्ट के रद्द किए जाने के बाद भी कथित तौर पर अदानी समूह के खदान को चलाए रखने के लिए नियमों में अपवाद पैदा करने की रिपोर्ट छप गई है। क्या कोयला मंत्रालय, सीएजी की तरफ से कोई जवाब आएगा? अदानी ग्रुप ने तो कहा है कि कोयला खदान का जो भी आवंटन हुआ है वह पारदर्शी तरीके से हुआ है, कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस से हुआ है। अदानी समूह ने रिपोर्टर्स कलेक्टिव से कहा कि इस प्रक्रिया से जुड़े सवाल संबंधित अथॉरिटी से ही पूछे जाएं। अदानी समूह और कोयला खदान को लेकर पहले भी खबरें छप चुकी हैं। 2018 में कैरवन पत्रिका ने अदानी समूह और कोयला खदान को लेकर कवर स्टोरी छापी थी। कवर पर कोलगेट 2.0 लिखा है। अदानी समूह ने इस पर कोई मानहानि नहीं की। इस पर कैरवन ने अपने यूट्यूब चैनल के लिए पत्रकार नीलिना एमएस से बातचीत की है। नीलिना ने ही 2018 में कवर स्टोरी की। नीलिना से बातचीत कैरवन हिंदी के संपादक विष्णु शर्मा ने की है। यहां अदानी समूह की इस बात के लिए तारीफ करनी होगी कि इस रिपोर्ट पर मानहानि नहीं की गई। बड़े लोग जब बड़ा दिल दिखाएं तो तारीफ बनती है। उम्मीद है पुरंजय गुहा ठाकुरता के खिलाफ मानहानि का नोटिस वापस ले लिया जाएगा। वहीं 2018 में प्रकाशित नीलिना की इस खोजी रिपोर्ट को उस साल सर्वश्रेष्ठ रिपोर्ट का एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड मिला था। उसके बाद नीलिना ने अडानी के कामकाज पर और भी कई रिपोर्ट की। हमारा एक और मकसद है कि आप दर्शक दूसरे ऐसे बेहतरीन पत्रकारों के बारे में भी जानें जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जानने के लिए मेहनत कीजिए, वरना आपको अंधेरे में रखकर कोई खजाना साफ करने की मेहनत में लगा मिलेगा। मेरी इस बात को लिखकर पर्स में रख लीजिए। वैसे किसी भी कहानी में कोयला आ जाए, गोदी मीडिया उसे कोयल की कूक में बदल देता है। कैरवन की यह बातचीत आप उनके यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। फिर दीवार से, सही में दीवार से सवाल पूछ सकते हैं कि देश में अमृतकाल चल रहा है या मित्रकाल। आखिर इन आरोपों की जांच क्यों नहीं हुई? लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी अदानी समूह पर लगे आरोपों का बिंदुवार जवाब दे सकते थे, क्योंकि आरोप उन पर भी लग रहे थे। मगर उन्होंने कह दिया कि जो आरोप लगे हैं उन आरोपों को उन लोगों के बीच से गुजरना होगा, उनका भरोसा हासिल करना होगा जिन्हें सिलेंडर, मुफ्त अनाज और घर मिला है। दीवार फिल्म में ऐसा ही हुआ था, ठीक ऐसा ही हुआ था, जिसमें इंस्पेक्टर भाई रवि वर्मा अपने स्मगलर भाई विजय को कहता रहा, भाई तुम साइन करोगे या नहीं आरोप पत्र पर। स्मगलर बन चुका विजय वर्मा कहता है, जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ। फिर वो गिनाने लग जाता है किस किस के साइन लाने हैं। क्या जिसे सिलेंडर मिला है उसे पता है कि अदानी समूह पर क्या आरोप लगा है? बताइए, जिसे मुफ्त अनाज मिला है, उज्ज्वला का सिलेंडर मिला है या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिला है, उसके पास कैरवान, इकोनॉमिस्ट, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कैसे पहुंचेगी? एक तो ये सब अंग्रेजी में है और बहुत सारी पत्रिकाएं बाहर की हैं। हमारी मांग है कि प्रधानमंत्री इन खबरों का हिंदी अनुवाद छपाकर अपनी योजनाओं के लाभार्थियों के घर घर पहुंचा दें। डू यू गेट माई पॉइंट? वैसे घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ा दिए गए हैं,
दिल्ली में 14.2 किलोग्राम के एक सिलेंडर का दाम 1103 रुपए हो गया है। मार्च 2021 में एक सिलेंडर 819 रुपए का मिला करता था। उम्मीद है इस दौरान आपकी कमाई भी अदानी समूह की तरह बढ़ गई होगी। सवाल है कि ईडी की जांच क्यों नहीं हुई? सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में जांच क्यों नहीं हुई? संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग क्यों नहीं मानी गई? जनता के प्रतिनिधियों की निगरानी में जांच नहीं होती है और कहा जाता है कि जनता से पूछ कर आओ, उसका साइन लेकर आओ। जाओ भाई जाओ। सेबी की जांच से संबंधित एक खबर छपी है ब्लूमबर्ग में, जिसे मनी कंट्रोल वेबसाइट ने भी खबर बनाकर छापा है। यह खबर सूत्रों के हवाले से है। सेबी की तरफ से कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। सूत्रों के हवाले से छपी इस खबर में लिखा गया है कि सेबी हिंडनबर्ग के आरोपों और अदानी के जवाबों का परीक्षण कर रही है, मगर अभी तक कोई अनियमितता सामने नहीं आई है। यह भी लिखा है कि सेबी अदानी समूह की कंपनियों के कारोबार और शेयर से जुड़ी सभी पहलुओं की समीक्षा कर रही है। मगर इस खबर में इस पर भी जोर दिया गया है कि सूत्रों ने कहा है कि सेबी के इस एक्शन को औपचारिक जांच नहीं समझना चाहिए। तो जब सेबी के परीक्षण को औपचारिक रूप से जांच ही नहीं मानेंगे तो फिर क्लीन चिट जैसे शब्दों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। मामला ऑफशोर कंपनियों का है, यानी दूसरे देशों में बनी ऐसी कंपनियों का मामला है जिसके जरिए गुप्त रूप से लेन देन हुआ। मगर किसका पैसा है, उन कंपनियों का मालिक कौन है, उनका अदानी समूह के मालिक से क्या संबंध है, कंपनी से क्या संबंध है, ऐसे मामलों की जांच तो ईडी, सीबीआई जैसी संस्था ही कर सकती है। इन आरोपों को मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में लाया जा सकता है या नहीं, वही बता सकते हैं। आज शेयर बाजार में अदानी समूह के शेयरों में सुधार देखा गया। अदानी एंटरप्राइजेज में 2 दिन में 30% की वृद्धि देखी गई है। मार्केट कैप में 30,000 करोड़ की वृद्धि हुई है। अगर आप इसके सामने जीडीपी के आंकड़े देखकर खुश होना चाहते हैं, वो भी बता देते हैं। दिसंबर की तिमाही में जीडीपी की दर 4.4% रही। मैन्युफैक्चरिंग का आउटपुट लगातार 2 तिमाही में कम देखा गया है और उपभोक्ताओं की मांग में कमी देखी गई है। इसके बाद भी आपकी चुप्पी और खुशी के जो भी कारण हों, मगर देश की सच्चाइयां सरकारी विकास के विज्ञापन के पोस्टरों को फाड़ देती हैं। सीएमआई की रिपोर्ट में लिखा गया है कि फरवरी महीने में बेरोजगारी की दर बढ़कर 7.45% हो गई। मध्य प्रदेश में 3 साल से नर्सिंग की परीक्षा नहीं हो पा रही है। इस खबर का अदानी समूह की खबरों से गहरा संबंध लगता है। पूछिए कैसे? नौजवान जब अपने करियर की बर्बादी पर चुप रह सकते हैं तो जनता अदानी मामलों की खबरों पर क्यों नहीं चुप रहेगी? प्रधानमंत्री कहते हैं कि हवाई चप्पल वाला जहाज पर उड़े, वो ये चाहते हैं। मध्य प्रदेश में नर्सिंग के छात्र 3 साल से एक ही क्लास में हैं, उनकी परीक्षा नहीं हुई। इनके पांव में भी हवाई चप्पल होंगे, लेकिन ये तो 3 साल से एक ही क्लास में हैं, उड़ ही नहीं पा रहे हैं। 1 महीना पहले भास्कर की इस खबर की हेडलाइन है कि 3 साल से एक ही क्लास में है छात्र, अभी तक नहीं हुई है परीक्षा, एसडीएम को सौंपा गया ज्ञापन। 5,000 छात्रों का भविष्य किसकी वजह से अटका है, यह बहस करते रहिए, लेकिन इनका जीवन तो बर्बाद ही हो रहा है। 2 दिन पहले अमर उजाला में छपी इस खबर को आप ध्यान से देखिए। 28 फरवरी से परीक्षा होने वाली थी। हाईकोर्ट ने रोक लगा दी क्योंकि जनहित याचिका दायर की गई कि पुराने शिक्षण सत्र को मान्यता ही गलत तरीके से दे दी गई है। कॉलेजों ने वर्ष 2019 से 21 की संबद्धता जुलाई 2022 में ली, जो गलत है। लेकिन इसकी सजा कौन भुगत रहा है? जो छात्र है। जाहिर है हिंदू मुस्लिम के डिबेट में फंसा दिए गए युवा प्रधानमंत्री के हिसाब से अमृत पीढ़ी अपनी बर्बादी पर शायद चुप है, या उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि वे बर्बाद किए जा रहे हैं। परीक्षा से 1 महीना पहले मान्यता दी जा रही है, यह सब हो रहा है। इस तरह से तो अमृत पीढ़ी के जीवन से खेला जा रहा है। हिंदी के अखबारों ने अपना रास्ता बदल लिया है। चैनलों को सांप्रदायिकता फैलाने के नोटिस मिल रहे हैं। अदानी की कहानी भारत के कॉरपोरेट गवर्नेंस के संकटों की कहानी से ज्यादा भारत के मीडिया के पतन की कहानी है। काश कोई डरपोक होने और चापलूस होने को भी श्रेष्ठ मानवीय गुण घोषित कर देता, ताकि गोदी मीडिया के एंकर खुलकर और भी चापलूसी करते नजर आते। मगर गुजरात समाचार को देखिए। 22 फरवरी के गुजरात समाचार की हेडलाइन कहती है
कि असली मास्टरमाइंड विनोद अदानी नकली कंपनियों द्वारा अरबों डॉलर डालते हैं। असली और नकली के इस्तेमाल से गुजरात समाचार ने फोर्ब्स पत्रिका की रिपोर्ट को गुजरात के पाठकों के बीच पहुंचा दिया है। फोर्ब्स की यह रिपोर्ट 17 फरवरी को आ गई थी। इसमें लिखा है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बताती है कि अदानी समूह के स्टॉक का दाम ऊपर चढ़ाने के लिए किस तरह से ऑफशोर कंपनियों का इस्तेमाल हुआ। उसके बाद फोर्ब्स ने रिपोर्ट छापी है कि कैसे इन ऑफशोर कंपनियों का संबंध गौतम अदानी के बड़े भाई विनोद अदानी से है। फोर्ब्स पत्रिका ने इसके पहले भी विनोद अदानी पर रिपोर्ट की थी, जिसके बारे में हमने अपने वीडियो में भी बताया। अब एक और रिपोर्ट आई है, नई रिपोर्ट आई है। जाकमो तोनिनी और जॉन हायट ने अपनी नई रिपोर्ट में लिखा है कि 2021 में अदानी ग्रीन एनर्जी ने अपना 20% स्टेक फ्रांस की कंपनी टोटल एनर्जीज को बेच दिया। $2 अरब की इस डील के अलावा टोटल एनर्जीज ने अदानी के साथ एक जॉइंट सोलर वेंचर पर $510 मिलियन भी खर्च किए। फोर्ब्स ने लिखा है कि इस डील में एक खासियत थी, सीधे सीधे शेयर खरीदने के बजाय टोटल एनर्जीज ने मॉरिशस के 2 फंड का अधिग्रहण कर एक तीसरे मॉरिशस फंड से किया, जिनके पास वो स्टॉक थे। फोर्ब्स ने लिखा है कि कई शेल कंपनियों के जाल को सुलझाने से पता चलता है कि इस तीसरे फंड का अंतिम मालिक विनोद अदानी है। अभी फरवरी में ही खबर आई थी कि टोटल एनर्जीज ने अदानी ग्रुप के साथ अपने ग्रीन हाइड्रोजन के एक प्रोजेक्ट में $4 अरब के निवेश पर रोक लगा दी है। मगर फोर्ब्स की यह खबर बता रही है कि टोटल एनर्जीज भी शेल कंपनियों के जरिए सौदा कर रही थी। क्या उसे पता था या धोखे में रखा गया? इसलिए इन सवालों के जवाब निष्पक्ष जांच से ही मिलेंगे। ये सब तस्वीरें कांग्रेस के सोशल मीडिया से ली गई हैं। कांग्रेस ने कहा है कि 6 मार्च से देश भर में ब्लॉक लेवल पर पर्दाफाश रैली की जाएगी। 13 मार्च को राजभवन मार्च होगा। अप्रैल में भी सभी राजधानियों में इस मसले पर रैली होगी। भारत के सबसे बड़े व्यापारिक घराने से जुड़ा एक शख्स भारत का ही नागरिक नहीं है। क्यों नहीं है? अगर ऐसी कहानी किसी विपक्षी नेता से जुड़ी होती या उनके समर्थक से जुड़ी होती तो अब तक उनके जूते चप्पल तक की तलाशी हो गई होती। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, जो एक थिंक टैंक है जहां लोग नीति और राजनीति से संबंधित विषयों पर रिसर्च करते हैं, उसका FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। अब इस संस्था को विदेशों से चंदा नहीं मिल सकता। कहा जाता है कि इस संस्थान से जुड़े लोगों के लेखों में सरकार को लेकर सवाल पाए जाने के संकेत मिले हैं। पुरातात्विकों को इस संस्थान पर पिछले साल आयकर विभाग ने सर्वे किया था। आलोचना करने वाली संस्थाओं के मामले में जांच एजेंसियों का काम शानदार से भी 2 अंक ऊपर बहुत शानदार चल रहा है। खबर यह भी है कि इंटरनेट बंद करने के मामले में भारत दुनिया भर में लगातार 5वें साल सबसे आगे चल रहा है। एक रिसर्च संस्था विदेशों से फंड नहीं ले सकेगी, मगर विदेशों में बैठकर फर्जी नाम से कंपनी बनाकर कोई इस देश में कारोबार कर सकता है। यह वीडियो भी प्रतीकात्मक है, फिर से बता रहे हैं। मतलब हम किसी समूह को चिन्हित नहीं कर रहे, मगर इसके सहारे हम अपनी बात रख रहे हैं। अदानी समूह को कोयला खदान देने के मामले में भाई भतीजावाद के आरोप लगे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की काट निकालने के आरोप लगे। कोयला का मामला आज भी साफ साफ नहीं लगता है। अदानी समूह ने खंडन करते हुए एक बात कही कि प्रक्रियाओं के बारे में सरकार से पूछिए। सरकार तो जवाब ही नहीं देती है, इसलिए सवालों का धुआं हवा में बिखरा हुआ है। अब खबरें छपने लगी हैं कि अदानी समूह को किसी सॉवरेन फंड से $3 अरब का कर्जा मिल गया है। यह खबर भी सूत्रों के हवाले से छप रही है। सूत्र ही आजकल संपादक बने हुए हैं। पिछले 2 दिनों में अदानी समूह ने शेयर बाजार में 30,000 करोड़ की रिकवरी की है। अदानी समूह पर लगे आरोपों की जांच होगी या नहीं, सरकार जवाब देगी या नहीं, इसका पता नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि देश ठप हो गया है। अभी भी लोग घंटों जाम में फंसे हुए हैं। गुरुग्राम में एक शख्स चौराहे पर रखे गमले चुरा रहा था। पुलिस ने गमला चोर पकड़ लिया है। चोर दरवाजे से कंपनियां बनाने वाले बचाए जा रहे हैं और गमला चुराने वाले पकड़े जा रहे हैं। यह अगर अमृत काल नहीं है तो मित्रों से पूछकर बताइए फिर कौन सा काल है? कोयला काल है या कोयल काल है?
भारत का मीडिया कोयल की तरह कू कू एंड कू कू डैश 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 कर रहा है। मुख्यधारा का मीडिया हजारों करोड़ के विज्ञापन डकार रहा है, मगर उसकी तरफ से इन मामलों में एक भी ढंग की रिपोर्ट नहीं आ रही है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।